अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887। ये जी सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम डेफिनेशंस को और कुछ प्रोविजंस को ऑक्यूपेंसी राइट्स वाला चैप्टर जो है उसको डिटेल्स के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब ये चैप्टर थर्ड है, ये रेंट से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी ज़मीन जब किराए पे दी जाती है, टेनेंसी पे दी जाती है, तो जो देने वाला होता है वो लैंडलॉर्ड होता है, जिसको दी जाती है उसको टेनेंट कहते हैं। अब जो टेनेंट है उसने उस ज़मीन को यूज़ करने का जो किराया देना है उसको रेंट कहते हैं। टेनेंट वो किराया पे करता है लैंडलॉर्ड को जिसकी ज़मीन होती है, ठीक है। अब इस टेनेंट के रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया जाएगा। सेक्शन नंबर 12 है जी, रिस्पेक्टिव राइट्स ऑफ लैंड एंड लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट टू द प्रोड्यूस। अब इसमें एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब है पैदावार, कि जो भी लैंड है जो टेनेंट को दी गई है उसके ऊपर जो भी पैदावार होती है, उसके ऊपर वो जो कुछ भी उगाता है, लेट्स सपोज उसके ऊपर उसने गंदम उगाई है, राइस है या फिर गन्ना है, कोई भी फसल जो उसके ऊपर करता है उसके ऊपर लैंडलॉर्ड का और टेनेंट का जो हक है उसको इस सेक्शन के अंदर बयान किया गया है। क्या कहते हैं कि रेंट पेबल फॉर अ टेनेंसी विल बी द फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रोड्यूस। जो पैदावार आएगी उसके ऊपर जो पहला चार्ज लगेगा, जो पहला टैक्स लगेगा, जो पहली अमाउंट जो सबसे पहले जिसको दी जाएगी वो होगा जी लैंडलॉर्ड एज अ रेंट। फॉर एग्जांपल किसी टेनेंट ने जो है वो गंदम उगाई है तो उस गंदम से जो पहला चार्ज दिया जाएगा वो लैंड रेवेन्यू नहीं दिया जाएगा, सेसेस नहीं दिए जाएंगे, रेट्स नहीं दिए जाएंगे जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। उसमें से सबसे पहली चीज़ क्या अलग की कर दी जाएगी, रेंट निकाला जाएगा और रेंट अदा किया जाएगा। मीनिंग रेंट मस्ट बी पेड बिफोर एनीथिंग एल्स फ्रॉम द प्रोड्यूस। तो सबसे पहला काम क्या करना है जी, रेंट पे करना है। अ टेनेंट हैज़ फुल राइट टू टेंड। अब टेनेंट के पास ये फुल हक है कि वो टेंड करे। टेंड कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। टेंड, कट एंड हार्वेस्ट हिज क्रॉप्स विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। कि वो जो उसको ज़मीन का हिस्सा दे दिया गया, अब उसके ऊपर उसका सारा हक है। वो फसलें लगाएगा, उनकी मैनेजमेंट करेगा, उसको कट करेगा, हार्वेस्ट करेगा, जो भी एक्टिविटीज़ करे वो कर सकता है। इसके अंदर जो लैंडलॉर्ड है वो अपने मशवरे अपनी टांग अड़ा नहीं सकता, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ठीक है जी। इफ़ द रेंट इज़ नॉट टेकन बाई डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस। डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस का मतलब जो पैदावार है उसमें से आपने ये एग्रीमेंट नहीं किया होगा कि जो भी पैदावार होगी उसमें से 10% जो है वो लैंडलॉर्ड लेगा, बाकी 90% जो है वो कौन लेगा, टेनेंट लेगा। तो इस तरह की डिवीजन की एग्रीमेंट नहीं है तो फिर क्या होगा, द टेनेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ द होल प्रोड्यूस। जितनी भी पैदावार आएगी उस पे सारे का सारा हक किसका है जी, टेनेंट का है। लेकिन अगर डिवीजन आपने जो है वो डिवीजन मेथड लगाया हुआ है कि हम डिवाइड करेंगे तो फिर तो जो जितनी उसका हक बनेगा, फॉर एग्जांपल 10% था लैंडलॉर्ड का हक तो वो फिर लेगा। अगर डिवीजन मेथड नहीं है तो फिर सारी की सारी पोजेशन का हक किसके पास है, मलकियत किसकी होगी, सारी प्रोड्यूस जितनी भी पैदावार आई है टेनेंट की होगी। फिर लैंडलॉर्ड को क्या दिया जाएगा, कैश दिया जाएगा, ठीक है जी, या सर्विसेज दी जाएंगी। इफ़ द रेंट इज़ पेड बाय डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस। अगर रेंट आपने प्रोड्यूस जितनी पैदावार आई है उसको डिवाइड करके देना है, ठीक है। आपने किसी लैंडलॉर्ड के साथ, किसी टेनेंट ने ये एग्रीमेंट किया हुआ था कि ये जो गंदम है इसमें से मैं आपको 30% दूंगा, जब भी मैं चावल उगाऊंगा तो उसमें से आपको 10% दूंगा, अगर मैं गन्ना उगाता हूँ तो 50% दूंगा। तो इस तरीके से जो परसेंटेज या उस जो डिवीजन होनी है उस प्रोड्यूस की, अगर वो होती है तो फिर क्या रूल्स हैं। द टेनेंट कीप्स एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ द होल प्रोड्यूस अंटिल डिवीजन हैपन्स। जब तक उसको डिवाइड नहीं किया जाता तब तक उसकी सारी पोजेशन किसके पास है, कंप्लीट पोजेशन जो है वो टेनेंट के पास होगी।
द लैंडलॉर्ड हैज़ द राइट टू बी प्रेजेंट एंड पार्टिसिपेट इन द डिवीजन प्रोसेस। जो डिवीजन का प्रोसेस होना है उसके अंदर लैंडलॉर्ड उधर प्रेजेंट भी हो सकता है, उस डिवीजन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट भी कर सकता है अपना हिस्सा लेने के लिए। ठीक है जी। ऑल द डिवीजन आफ्टर द डिवीजन द लैंडलॉर्ड गेट्स पोजेशन ऑफ हिज शेयर। जो लैंडलॉर्ड का हिस्सा है वो ज़ाहिर सी बात है उसकी पोजेशन, उसकी मलकियत चली जाएगी लैंडलॉर्ड के पास। फॉर एग्जांपल उसने क्या कहा हुआ था कि अगर इस ज़मीन से जो है वो 20 मन जो है वो गंदम निकलती है, सो उसमें से 4 मन मेरी होगी, तो वो अपना हिस्सा लेके जी उसकी पोजेशन लेके चला जाएगा। उसके बाद जी सेक्शन नंबर 13 है कम्यूटेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ रेंट। कम्यूटेशन का मतलब होता है कि रेंट की टाइप को चेंज कर देना। फॉर एग्जांपल आपने पहले क्या किया हुआ था, आपने उसको कहा हुआ था कि जनाब इस फसलें जो भी उगाओगे उसमें से मुझे 10% दोगे। ठीक है, अब क्या था जी, 10% वो उस फसल की डिवीजन करके भी दे सकता है, लेकिन अगर आपने क्या कहा हुआ था कि आपने कहा हुआ था कि आपने मुझे कैश देना है, कि जो भी फसल उगाओगे एक ख़ास कैश आपने उसके साथ तय कर दिया कि इतनी अमाउंट आपने मुझे, अगर आप गंदम उगाते हो तो मुझे 20,000 दोगे, चावल उगाते हो तो 30,000 दोगे। सो ये कैश की पेमेंट है। ठीक है, ये कैश की टाइप है। अब कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने उसके साथ डिवीजन तय की हुई थी कि जितना भी प्रोड्यूस होगा उसको हम डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर आप उसको चेंज करके कैश पे लाना चाहते हैं कि आप जो है उस प्रोड्यूस में से हिस्सा नहीं लेना चाहते, आप जो है उसके साथ कैश वाली टर्म्स करना चाहते हैं, या फिर कैश वाली नहीं आप सर्विस वाली टर्म्स करना चाहते हैं कि मैं आपको जो लैंड दी है उसके नतीजे में आप मेरे जो है वो जितने भी कैटल्स हैं उनका ख्याल रखें, या कोई भी सर्विस जो आप लेना चाहते हैं वो ले लें। ठीक है, तो इसको कहते हैं कम्यूटेशन, कि एक तरीका रेंट लेने का जो है उसको चेंज कर देना, टाइप को चेंज कर देना। और अल्टरनेशन क्या होती है, अल्टरनेशन होती है फैक्ट्स एंड फिगर्स को चेंज कर देना। मतलब ये है कि पहले अगर आपने डिवीजन के फैक्ट्स जो है परसेंटेज जो है वो 50% रखी हुई थी कि जितनी भी क्रॉप्स आएंगी उसका 50% लैंड ओनर, 50% टेनेंट। अब आप उसके साथ क्या करते हैं, उसे कहते हैं कि यार ऐसा करते हैं कि 40% लैंडलॉर्ड और 60% टेनेंट। ठीक है, अब ये क्या हुआ है कि उस परसेंटेज के अंदर चेंज आ गई, टाइप के अंदर चेंज नहीं आई, लेना कैश ही है लेकिन उस कैश की अमाउंट के अंदर चेंज कर दें तो उसको अल्टरनेशन कहते हैं। तो ये दो वर्ड्स आपने इनका कॉन्सेप्ट याद रखना है। कम्यूटेशन के अंदर टाइप ऑफ पेमेंट चेंज कर दी जाती है और अल्टरनेशन के अंदर फैक्ट्स या फिर उसकी अमाउंट ऑफ पेमेंट जो है वो चेंज कर दी जाती है। ठीक है जी। रेंट में बी टेकन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, इनमें से किसी भी तरीके से रेंट लिया जा सकता है। बाय डिवीजन और अप्रेजमेंट, डिवीजन का मतलब कि उसको डिवाइड करके, अप्रेजमेंट उसकी असेसमेंट करके कि इस जो है वो एक ख़ास आप असेसमेंट कर लेते हैं, तजिया लगा लेते हैं कि इस जो फसल है इसकी ये क्वालिटी होगी, उसको चेक करके उसके हिसाब से पैसे तय कर लेते हैं। ऑफ प्रोड्यूस, प्रोड्यूस की तो पहला तरीका क्या है जी, डिवीजन या अप्रेजमेंट, ये आपने याद रखना है। बाय फिक्स्ड रेट्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, कि जो भी क्रॉप्स उसके ऊपर लगाई गई हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो वीट लगाता है तो उसके ऊपर आप फिक्स रेट क्या कर सकते हैं 20%, अगर वो चावल लगाता है तो फिक्स रेट 30%, अगर वो गन्ना लगाता है तो फिक्स रेट 50%। ठीक है जी, फिक्स्ड रेट्स के जरिए भी आप रेंट ले सकते हैं। उसके बाद रेट ऑफ एरिया, मैयर ऑफ लैंड, के फॉर एग्जांपल आपने क्या कहा है उसको कि ये 20 एकड़ ज़मीन है, इसका ये ख़ास रेंट होगा। ठीक है, अगर 30 एकड़ ज़मीन है तो उसके ज़मीन की लेंथ के मुताबिक आप चार्ज करते हैं। ठीक है, रेंट। उसके बाद बाय लमसम ग्रॉस रेंट ऑन द टेनेंसी, जितनी भी ज़मीन है उसके ऊपर आपने हर साल के बाद इकट्ठा ही सारा रेंट ले लेना है। ये नहीं कि अभी 6 महीने बाद जो क्रॉप्स हुई हैं, फॉर एग्जांपल कोई गंदम हुई है तो उस पे लेना, फिर आगे चावलों पे अलग अलग लेना, ये नहीं। अगर आप चाहते हैं कि लमसम लेना है एट द एंड ऑफ ईयर तो आप लमसम भी मेथड ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं रेंट लेने के लिए। तो रेंट लेने के ये जो 4 मेथड्स हैं, पहला डिवीजन है, ठीक है जी, डिवीजन एंड अप्रेजमेंट। दूसरा फिक्स्ड रेट्स के तहत ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो है रेट ऑफ एरिया के तहत,
और चौथा जो है वो लमसम, पूरी एक ग्रॉस जो है वो आप ले सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक और ऑप्शन है बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ अबव मेथड्स। इन ऊपर वाले मेथड्स में से आप किसी को कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डिवीजन, कुछ फसलों की आप डिवीजन रख लें, कुछ फसलों पे आप फिक्स्ड रेट रख लें, तो ये आप कर सकते हैं। वंस एग्रीड वन मेथड ऑफ रेंट कैन नॉट बी चेंज्ड इन अनदर। एक दफ़ा जो एक मेथड अडॉप्ट कर लिया गया, अब उसको चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, फुली और पार्शली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बोथ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। अगर आपने चेंज करना है तो दोनों की मर्जी शामिल होना ज़रूरी है। अकेला लैंडलॉर्ड उस मेथड को चेंज नहीं कर सकता। अगर उसने पहले कैश लेने की टर्म्स लिख दी हैं तो अब वो कैश ही लेगा, जब तक कि अगर टेनेंट नहीं मान जाता। ठीक है जी। तो जो भी टाइप अब तय हो गई है, जो भी रेंट का मेथड तय हो गया है, वो चेंज नहीं हो सकता जब तक दोनों इस बात को एग्री ना करें। अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें एक जो है वो एक्सेप्शन क्या है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है या कोर्ट ऑर्डर आ जाता है, द टेनेंट्स रेंट कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड व्हाट ही पेड इन द प्रीवियस एग्रीकल्चरल ईयर। कि जितना टेनेंट, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोर्ट का ऑर्डर आता है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप चेंज करते हैं, तो टेनेंट का जो रेंट है वो जो पहला प्रीवियस एग्रीकल्चरल ईयर उसने पे किया था उससे बढ़ाया नहीं जा सकता। उसके बाद सेक्शन 14 है पेमेंट फॉर द लैंड ऑक्युपाइड विदाउट कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। अगर कोई बंदा लैंडलॉर्ड की परमिशन के बगैर उसके ऊपर लैंड के ऊपर आके बैठ जाता है तो उससे भी तो कोई पेमेंट लेनी, उसके ऊपर आके करना शुरू कर देता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, फिर क्या होगा? इफ अ पर्सन ऑक्युपाइज लैंड विदाउट द लैंडलॉर्ड्स कंसेंट, लैंडलॉर्ड की मर्जी के बगैर उसकी लैंड के ऊपर वो आके एक्टिविटीज परफॉर्म करना शुरू कर देता है, उस पर रहना शुरू कर देता है, ही मस्ट पे फॉर इट्स यूज एंड ऑक्यूपेशन। वो उसके यूज की, उसके ऊपर रहने की क्या है जी, रेंट पे करेगा। द सेम रेंट रेट एज द प्रीवियस एग्रीकल्चरल ईयर। जो एग्रीकल्चरल ईयर का रेंट जो है वो तय हुआ था, वही रेंट उसको पे करना पड़ेगा। और इफ नो रेंट वाज पेबल इन दैट ईयर, अगर पिछले जो एग्रीकल्चर, फॉर एग्जांपल किसी बंदे को ज़मीन से निकाल दिया गया, फिर भी वो उसी ज़मीन पे रह रहा है, ठीक है, अब उस ज़मीन पे क्योंकि वो रह रहा है और अपनी क्या है एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उसको जो पिछला एग्रीकल्चर ईयर पे उस पर रेंट लगा था वो उसको फिर देना पड़ेगा। ठीक है जी, क्योंकि वो यूज़ कर रहा है ज़मीन को। अगर पिछले एग्रीकल्चर ईयर में कोई रेंट नहीं था, एन अमाउंट द कोर्ट डिसाइड्स इज फेयर एंड इक्विटेबल, और फिर जो भी कोर्ट अमाउंट डिसाइड करती है उसके खिलाफ ट्रायल चलेगा, जो भी अमाउंट डिसाइड होगी वो उसको देनी पड़ेगी। उसके बाद 15 है कलेक्शन ऑफ रेंट्स ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी। इफ देयर आर 2 और मोर लैंडलॉर्ड्स, 2 या 2 से ज्यादा लैंडलॉर्ड हैं, ऑफ द सेम टेनेंसी, एक टेनेंसी के, द टेनेंट कैन नॉट बी फोर्स टू पे सेपरेटली टू ईच वन। अब उसको ये नहीं कहा जा सकता कि टेनेंट को कि हाँ भाई सबको अलग अलग उनका हिस्सा जो है वो तुमने देना है, ठीक है, उसको इस बात पे फोर्स नहीं किया जा सकता। क्या हुआ है कि लैंडलॉर्ड जो है वो 2 हैं, जॉइंट किसी की ज़मीन थी वो आगे टेनेंसी पे दे दी है। अब टेनेंसी में वो टेनेंट उन लैंडलॉर्ड्स को ढूंढता नहीं फिरेगा कि हर को ढूंढ के उसका हिस्सा जितना बनता है उसको दे। सो दिस इज नॉट द लाइबिलिटी ऑफ अ टेनेंट। ही कैन पे द रेंट एज अ होल, वो सारा रेंट पे कर सकता है विदाउट डिवाइडिंग इट बिटवीन लैंडलॉर्ड्स। वो उनके डिवीजन का जिम्मेदार नहीं है, वो जिसका जितना उसका रेंट बनता है वो एज अ होल उसको सारा जो है वो उनको पे कर देगा, वो खुद ही डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद 15A है राइट्स एंड लाइबिलिटीज रिगार्डिंग रेंट एंड गवर्नमेंट ड्यूज। सब्जेक्ट टू द लैंड रिफॉर्म्स रेगुलेशंस 1972। अगर लैंड रिफॉर्म रेगुलेशंस 1972 की बात करें, द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट मस्ट शेयर द प्रोड्यूस एंड गवर्नमेंट ड्यूज इन द सेम रेशियो एज दे वर शेयरिंग ऑन 20 दिसंबर 1971। मतलब ये है कि वो उनके दरमियान जो रेंट तय हुआ है वो शेयर करेंगे, और जो गवर्नमेंट का उसके ऊपर रेशो लगती है वो गवर्नमेंट को उसी तरीके से दी जाएगी जिस तरीके से वो 20 दिसंबर 1971 को दे रहे थे। ठीक है,
अब ये जो लैंड रेगुलेशंस रिफॉर्म आया है 1972 वाला, उसके अंदर भी वही वाली रेशो अप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद चलते हैं जी प्रोड्यूस रेंट। सेक्शन 16 है प्रिजम्पशन व्हेन प्रोड्यूस इज रिमूव्ड बिफोर डिवीजन और अप्रेजमेंट। अगर कोई टेनेंट क्या करता है कि जितनी भी पैदावार हुई है उसका कुछ हिस्सा पहले ही काट के कहीं छुपा लेता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? और उसकी अभी डिवीजन भी नहीं हुई थी, आपने क्या करना था? डिवाइड करना था, लैंडलॉर्ड का एक हिस्सा उसमें से निकलना था, उस सारी प्रोड्यूस में से एक हिस्सा लैंडलॉर्ड का होना था, एक टेनेंट का होना था, रेशो उसका जो है वो एक परसेंटेज तय हुई थी, ठीक है। अब उस परसेंटेज डिवीजन से पहले ही किसी ने कुछ हिस्सा छुपा लिया, ठीक है, अब उसके बाद उसकी डिवीजन होती है तो फिर तो ज्यादती हो जाएगी कि इसके साथ लैंडलॉर्ड के साथ। तो इसके लिए क्या कहता है? इफ रेंट इज टेकन बाय अ डिवीजन और अप्रेजमेंट ऑफ प्रोड्यूस एंड द टेनेंट, अगर रेंट लिया जाता है डिवीजन या अप्रेजमेंट से, उसकी असेसमेंट करके अगर रेंट लेना है जो भी प्रोड्यूस आई है, पैदावार आई है, एंड द टेनेंट, और टेनेंट क्या करता है? द रिमूव पार्ट ऑफ प्रोड्यूस इन अ वे दैट प्रिवेंट्स फेयर डिवीजन एंड अप्रेजमेंट। टेनेंट क्या करता है? उसका कुछ हिस्सा छुपा लेता है जिससे फेयर डिवीजन नहीं हो सकती या उसकी अप्रेजमेंट फेयर नहीं हो सकती। तो फिर क्या होगा? डील्स विद इट अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड यूजेज, और या फिर कोई ऐसा काम करता है जिससे उसका जो है वो सही तरीका नहीं हो रहा। देन द प्रोड्यूस विल बी डीम्ड अज्यूम टू बी अनइक्वल टू द फुलेस्ट क्रॉप to be equal to the fullest crop of the same type on similar nearby land for that harvest। मतलब ये कि फिर क्या किया जाएगा? फॉर एग्जांपल 10 एकड़ ज़मीन थी, उसके ऊपर चावल लगे हुए, उसके साथ ही किसी और टेनेंट की भी 10 एकड़ ज़मीन है, उसके ऊपर भी चावल लगे हुए हैं। अब क्या होता है कि चावल काश्त हो जाते हैं और उससे जो ये टेनेंट ए है, टोटल चावल निकलता है जी 20 फॉर एग्जांपल 20 मन चावल निकला है, ठीक है। और साथ वाली जो लैंड थी उसके भी 10 एकड़ थे, सेम उसके ऊपर फैसिलिटीज थी, वहां से 25 एकड़ चावल निकला है। अब ये जो 5 एकड़ इसने छुपाया है ए ने, ये 5 एकड़ जो है, अब ये इसकी जो फेयर डिवीजन है वो तो नहीं हो सकती, क्योंकि 5 एकड़ नहीं, सॉरी 5 मन अगर इसने छुपा लिया है, मतलब 20 मन इसका निकला था, 25 मन दूसरी का, तो इसने 5 मन छुपा लिया, इसका भी 25 मन निकलना चाहिए था। ये तो छोटी कैलकुलेशन है ना, बड़ी कैलकुलेशन में देखा जाएगा छोटी में 10, 15, 20 किलो का फर्क आ सकता है, लेकिन क्या होता है कि 20-50 मन का फर्क नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। अगर कोई ऐसा आता है फिर क्या किया जाएगा? जो बी वाली ज़मीन है उसके अंदर से जितनी प्रोड्यूस आई है, जितनी पैदावार आई है, उसको रेफरेंस बनाया जाएगा। उसको रेफरेंस बना के जितना डिवीजन उसके अंदर से निकल के जा रहा है किसको? लैंडलॉर्ड को, उतना ही डिवीजन ए वाली ज़मीन से निकाल लिया जाएगा, बाकी जो है वो टेनेंट को दे दिया जाएगा। तो ये तरीकाकार है। उसके बाद 17 की बात करें, अपॉइंटमेंट ऑफ रेफरी फॉर डिवीजन एंड अप्रेजमेंट, कि किसी रेफरी को, थर्ड बंदे को अपॉइंट भी किया जा सकता है डिवीजन के लिए, ताकि डिवीजन जो है वो उसकी तकसीम जो है वो फेयर हो सके। इफ ईदर लैंडलॉर्ड और टेनेंट फेल टू अटेंड द डिवीजन अप्रेजमेंट पर्सनली और बाय एजेंट, और देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट डिवीजन अप्रेजमेंट, अगर जो है कोई लैंडलॉर्ड या टेनेंट डिवीजन के टाइम, तकसीम के टाइम या उसकी अप्रेजमेंट के टाइम वहाँ पे मौजूद नहीं था और कोई झगड़ा हो गया उनके दरमियान, इसके इशू क्रिएट हो गया, तो फिर क्या होगा? A revenue officer may on application of either party, रेवेन्यू ऑफिसर को इन पार्टी में से एक पार्टी क्या करेगी? एप्लीकेशन देगी कि ये जो इसने डिवीजन की है वो फेयर नहीं हुई। फिर रेवेन्यू ऑफिसर में अपॉइंट अ रेफरी टू डिवाइड, रेवेन्यू ऑफिसर एक रेफरी को, एक दरमियान में उनके दरमियान फैसला करने वाले को अपॉइंट करेगा, और अप्रेज द प्रोड्यूस के वो या डिवाइड कर दे या उसकी जो है वो असेसमेंट करके आए। उसके बाद 18th सेक्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ असेसर्स। असेसर्स कहते हैं मदद करने वाले को, जो रेफरी की मदद करेंगे। एंड प्रोसीजर ऑफ रेफरी, रेफरी का तरीकाकार क्या होगा? व्हेन अ रेवेन्यू ऑफिसर अपॉइंट्स अ रेफरी, जब रेवेन्यू ऑफिसर ने एक रेफरी को अपॉइंट करना है अंडर सेक्शन 17, ही मे आल्सो गिव इंस्ट्रक्शन टू द रेफरी टू एसोसिएट assessors other person to help।
अब ये जो रेफरी है इसको सारी इंस्ट्रक्शन कौन देगा? रेवेन्यू ऑफिसर देगा, इसको अपॉइंट करेगा और उसको ये कह सकता है कि तुम कुछ असेसर्स जो है अपने साथ अटैच कर लो, मदद करने वाले, जो इस डिवीजन को परफॉर्म करने में तुम्हारी मदद करेंगे ताकि फेयर डिवीजन हो सके। डिसाइड देयर नंबर, उनकी नंबर, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन का तरीका, सारा कुछ उसको रेवेन्यू ऑफिसर बताएगा। एंड गाइड अबाउट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर डिवीजन आर अप्रेजमेंट, और सारा प्रोसीजर, तरीकाकार वो गाइड करेगा इस डिवीजन या अप्रेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो उसने करना है। सो आपको पता चल गया कि रेफरी का प्रोसीजर, उसकी सारी गाइडलाइंस कहाँ से आ रही हैं? रेवेन्यू ऑफिसर दे रहा है उसको। द रेफरी मस्ट फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द रेवेन्यू ऑफिसर वाइल डूइंग, उसने सारी उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है डिवीजन करते हुए या अप्रेजमेंट करते हुए। बिफोर डिवाइडिंग, अप्रेजिंग, प्रोड्यूस, इस पैदावार को डिवाइड करने से पहले या उसकी असेसमेंट, उसको अप्रेज करने से पहले, द रेफरी मस्ट गिव नोटिस टू बोथ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट इन्फॉर्मिंग देम ऑफ द टाइम एंड प्लेस। वो क्या करेगा? टेनेंट और जो लैंडलॉर्ड है उनको नोटिस जारी करेगा कि भाईजान आ जाए इस टाइम पे और इस जगह पे, वहाँ पे आपकी जो क्या होगा, डिवीजन का फैसला कर दिया जाएगा, आपकी जो प्रोड्यूस है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। इफ़ ईदर पार्टी डज नॉट अटेंड, अगर कोई पार्टी नहीं आ सकती उस टाइम और डेट पे, पर्सनली आर बाई एजेंट, वो नहीं आती है, उसका कोई एजेंट भी नहीं आता, द रेफरी में प्रोसीड एक्स पार्टी, रेफरी के पास ये हक है, ये उसके पास राइट है, ये उसके पास अथॉरिटी है कि वो उस पार्टी के बगैर ही फैसला सुना देगी। For the purpose of dividing, appraising, the referee with assessors, if any, may enter any land or building where the produce is kept. अब इस डिवीजन को करने के लिए या फिर इस जो अप्रेजिंग है इसको परफॉर्म करने के लिए रेफरी के पास ये अथॉरिटी है कि वो ऐसी किसी भी बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे वो जो प्रोड्यूस है, पैदावार है, गंदम है, चावल है, गन्ना, जो भी चीज़ रखी हुई है, वहाँ पे वो जा सकता है, उसको चेक कर सकता है, उसके बाद उसने जो है वो डिवीजन करनी है। तो एंट्री का हक उसे दिया गया, एंट्री की उसको अथॉरिटी है। उसके बाद सेक्शन 19 है प्रोड्यूस आफ्टर डिवीजन और अप्रेजमेंट। अब डिवीजन भी हो गई, अप्रेजमेंट भी हो गई, अब उस प्रोड्यूस का क्या होगा? तो उस पैदावार को क्या करेंगे? द रेफरी शैल रिकॉर्ड द रिजल्ट ऑफ द डिवीजन, वो जो डिवीजन रेफरी ने परफॉर्म की है, उसको डिवाइड किया है या फिर उसकी अप्रेजमेंट कर दी है, अब वो उसको लिख लेगा, रिकॉर्ड्स बना लेगा, साइन इट, उसके ऊपर साइन करेगा एंड सबमिट इट टू द रेवेन्यू ऑफिसर, और उसको उस रिकॉर्ड को सबमिट, उस रिपोर्ट को सबमिट किसको करवा देगा? रेवेन्यू ऑफिसर को। रेवेन्यू ऑफिसर विल रिव्यू इट, रेवेन्यू ऑफिसर उसको रिव्यू करेगा, देखेगा एंड मे कन्फर्म द डिवीजन और अप्रेजमेंट, और उसके ऊपर कन्फर्मेशन आर्डर लगा देगा कि अब ये जो है वो कन्फर्म हो गई है, ठीक है, इस तरह आप कर दें। दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है? चेंज, वेरी इट आफ्टर एनी फर्दर इंक्वायरी ही फाइंड्स नेसेसरी। अगर उसे लगता है कि कोई थोड़ी बहुत और इंक्वायरी की जाए, कुछ चीज़ें जो है वो देखी जाएं और उसके बाद कोई चेंज करना चाहे, तो ये अथॉरिटी जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास है कि वो डिवीजन जो रेफरी ने कर दी है उसको कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। द रेवेन्यू ऑफिसर शैल आल्सो मेक एन ऑर्डर रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ रेफरेंस। ये जो सारा काम हुआ है इसकी कुछ कॉस्ट भी तो लगी है। जिस बंदे ने एप्लीकेशन दी होगी कि हमारा ये मसला हल करवाएं, अब उस बंदे से बेसिकली वो कॉस्ट चार्ज कर ली जाएगी। कॉस्ट में इंक्लूड पेमेंट ऑफ द रेफरी, जो रेफरी है उसकी पेमेंट, उसको जो पैसे दिए जाने इस काम के लिए वो कॉस्ट है। पेमेंट ऑफ असेसर्स, जो उसके साथ असेसर्स लगाए गए हैं मददगार, उनको कोई ना कोई पेमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर कोई भी नोटिसेस की पेमेंट्स हैं, ये सारी पेमेंट्स इसके अंदर शामिल है कॉस्ट के अंदर। दीज कॉस्ट में फर्स्ट बी टेकन फ्रॉम द एप्लीकेंट, जो भी एप्लीकेशन देगा उससे ये कॉस्ट सबसे पहले वसूल कर ली जाएगी। हु रिक्वेस्टेड द रेफरेंस, जिसने भी ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारा ये मसला सॉल्व करवाएं। बिफोर द रेफरी इज अपॉइंटेड, बट
कैन लेटर बी एडजस्टेड एट द एंड ऑफ प्रोसीडिंग्स, और उस प्रोसीडिंग्स के एंड के ऊपर उसको एडजस्ट भी किया जा सकता है। सो ये कॉस्ट जो है जिस बंदे ने एप्लीकेशन दी होती है उससे रेफरी की अपॉइंटमेंट से पहले ही ले ली जाती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है जी सेक्शन 20, इन्हेंसमेंट ऑफ प्रोड्यूस रेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स। अब ये जो प्रोड्यूस रेंट्स है, मतलब जो आपकी पैदावार के ऊपर रेंट है, उसको अगर इन्हेंस करना है, बढ़ाना है, और टेनेंट कौन सा है? जिसके पास ऑक्यूपेंसी राइट्स हैं, ऑक्यूपेंसी टेनेंट है, तो इसका क्या तरीकाकार होगा वो देखते हैं। इफ टेनेंट विद द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, अगर किसी टेनेंट के पास ऑक्यूपेंसी राइट है, ये हमने डिटेल के साथ ऑक्यूपेंसी राइट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि ये ऐसा राइट होता है जो टेनेंट के पास होता है, जिसके तहत टेनेंट को आप ज़मीन से आसानी से इजेक्ट नहीं कर सकते। उसको जो है वो छोटी मोटी ग्राउंड्स पे उसको उस ज़मीन से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि उस ज़मीन के ऊपर उसने एक लंबे अरसे के लिए 2 जनरेशन्स लगाई होती हैं, 20 साल या 30 साल उसने उस ज़मीन के ऊपर काम किया होता है, तो आप उसको छोटे मोटे ग्राउंड्स के ऊपर ज़मीन से इजेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे बंदे को कहते हैं ऑक्यूपेंसी राइट वाला बंदा, जिसके पास ज़मीन के ऊपर रहने का हक सकूनत है। इफ द टेनेंट विद द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी पेज रेंट इन वन ऑफ दीज वेज, अगर वो रेंट देता है इनमें से किसी एक तरीके से, एज अ शेयर ऑफ प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस जितनी पैदावार हुई है उसका कुछ शेयर जो है वो आपके दरमियान तय हो गया कि ये पैदावार जितनी भी होगी उसका खास शेयर 10%, 20% जो है वो लैंडलॉर्ड को जाएगा। एज द अप्रेज्ड वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस विद और विदाउट एक्स्ट्रा मनी, कि जितनी भी प्रोड्यूस हुई है उसकी अप्रेजमेंट की जाएगी, उसकी असेसमेंट की जाएगी, उसको चेक किया जाएगा, उसकी क्वालिटी वगैरह, और उसकी बुनियाद पे उसकी जो है वो कॉस्ट नहीं, उसका जो पैसा आना है वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा। ये अप्रेजमेंट कहलाता है। ठीक है, इस हिसाब से किसी के साथ अगर रेंट तय हुआ है बाई रेट्स फिक्स्ड फॉर टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, या फिर आपके साथ रेट्स फिक्स्ड हैं, मतलब अगर आप गंदम उगाते हैं तो 10% देना पड़ेगा, अगर आप जो है वो चावल उगाते हैं तो 20,000 देना, कोई भी आपने रेट जो है वो फिक्स किया हुआ है डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के हिसाब से। एज ग्रॉस रेंट इन काइंड, या फिर पूरा आप इन लमसम कोई भी ग्रॉस रेंट जो है वो काइंड किसी भी तरीके से जो है वो पे करते हैं। ठीक है, तो ऐसे टेनेंट जो इनमें से किसी भी तरीके से रेंट पे कर रहे होंगे, देन द टेनेंट हैज़ द राइट टू कंटिन्यू ऑक्यूपेंसी द लैंड एट द रेंट, ऑक्यूपाइंग द लैंड एट दैट रेंट। तो उसके पास ये हक होगा कि वो क्योंकि ये रेंट दे रहा है तो उसके पास अब उस ज़मीन के ऊपर रहने का हक भी है, उसकी ऑक्यूपेंसी राइट उसके पास कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, अगर वो पहले उसके पास थे तो। However, अगर if land or part of it that was previously not irrigated, flooded, becomes irrigated, अगर फर्ज करें कि कोई ज़मीन थी पहले अनइरिगेटेड थी, वो किसी टेनेंट ने ली हुई थी, अब वो इरिगेटेड हो गई है, उसके ऊपर कोई ट्यूबवेल लग गया है या कोई नहरी निज़ाम क्रिएट कर दिया गया है, चैनल्स बना दिए गए हैं, तो अब वो क्या हो गई है? इरिगेटेड हो गई है। तो क्योंकि अब वो इरिगेटेड हो गई है तो अब उससे अनइरिगेटेड वाला रेंट तो नहीं लिया जाएगा, अब उसका रेंट क्या किया जाएगा? इंक्रीज किया जाएगा, इनहेंस किया जाएगा। ठीक है जी, द रेंट कैन बी इनहेंस्ड, अब रेंट को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद द न्यू रेंट मस्ट मैच द शेयर रेट्स और ग्रॉस रेंट पेड बाय अदर ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स ऑफ द सिमिलर इरिगेटेड फ्लडेड लैंड विद द सिमिलर कंडीशंस। अब ये जो नया रेंट है ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा देना, आपने देखना है कि जो बाकी इरिगेटेड लैंड्स हैं उनसे कितना रेंट लिया जा रहा है उतना ही आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये अभी नई नई इरिगेटेड हुई है तो इससे भी आप जो पहले वाली इरिगेटेड लैंड्स हैं उतना रेंट जो है वो आप इनसे भी लेंगे। उसके बाद है जी रिडक्शन ऑफ रेंट्स रेफर्ड टू इन द लास्ट फोरगोइंग सेक्शंस। अगर फर्ज करें कि कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा कि कोई भी अनइरिगेटेड लैंड थी वो इरिगेटेड हो गई, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिससे जो इरिगेटेड लैंड है वो अनइरिगेटेड हो जाती है,
तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, रिवर्स हो जाएगी, सिचुएशन ही उल्ट हो जाएगी। तो अब क्या है कि अब आपको जो रेंट है वो कम करना पड़ेगा, मतलब ऊपर वाली जो हमने सिचुएशन पढ़ी है ये उसका उल्ट है। इफ द लैंड आर पार्ट ऑफ इट हेल्ड बाय द ऑक्यूपेंसी टेनेंट, ऐसा टेनेंट जो ऑक्यूपेंट था, एज इट सेक्शन 20 बिकम्स अनइरिगेटेड, ठीक है, उसके ऊपर कोई ट्यूबवेल वगैरह था या फिर कोई चैनल बने हुए थे जो बिल्कुल ही ख़राब हो गए, तबाह हो गए, अब वो ज़मीन जो है वो अनइरिगेटेड बन गई। देन द रेंट में बी रिड्यूस्ड, अब रेंट को कम भी किया जा सकता है। द न्यू रेंट शैल मैच द शेयर रेट और ग्रॉस रेंट पेड बाय द अदर ऑक्यूपेंसी टेनेंट ऑफ द सिमिलर अनइरिगेटेड अनफ्लडेड लैंड विद द सिमिलर कंडीशंस। अब ये जो नया रिड्यूस्ड रेंट है ये बहुत ज़्यादा रिड्यूस भी नहीं कर दिया जाएगा, बल्कि जो बाकी उस एरिया के अंदर टेनेंट्स हैं जो अनइरिगेटेड लैंड का रेंट दे रहे हैं उतना कर दिया जाएगा। कैश रेंट पेड बाय द टेनेंट्स हैविंग द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, अब ये कैश रेंट वाली हम कुछ पढ़ते हैं, वो क्या है, 22 है इन्हेंसमेंट ऑफ कैश रेंट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स, जो कैश रेंट है उनकी इन्हेंसमेंट कैसे होगी। इफ अ टेनेंट विद राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, एक टेनेंट और उसके पास ऑक्यूपेंसी राइट भी है, हमने ये ऑक्यूपेंसी राइट्स को डिटेल के साथ फर्स्ट लेक्चर में देख लिया है। पेज रेंट इन कैश, वो रेंट देता है कैश में, इधर बाय कैश रेट ऑन एरिया, के जो कैश रेट किसी भी एरिया है उस हिसाब से फिक्स्ड पर एकड़ पर कैनाल फिक्स्ड है, और बाय अ ग्रॉस लमसम, या फिर वो इकट्ठा ही दे देता है। रेंट में बी इन्हेंस्ड इफ, अब ये रेंट बढ़ाया जा सकता है, कैश रेंट को बढ़ाया जा सकता है अगर आफ्टर डिडक्टिंग लैंड रेवेन्यू प्लस रेट्स एंड सेसेस, अगर लैंड रेवेन्यू और रेट और सेसेस को डिडक्ट करने के बाद फॉर अ टेनेंट ऑफ सेक्शन 51A क्लास रेंट इज लेस देन 2 आनाज पर रुपी ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये एक बात अब इम्पॉर्टेंट आ गई है जो आपने याद रखना है कि लैंड को इन्हेंस किया जा सकता है, मतलब जो रेंट है वो इन्हेंस किया जा सकता है अगर 51A वाले जो टेनेंट्स हैं, 51A जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, वो वाली जो क्लास है टेनेंट्स की, वो रेंट ले रही है इज लेस देन 2 आनाज पर रुपीज़। अच्छा ये आपने याद रखना है, आनाज जो है ना ये प्रीवियस एक यूनिट था करेंसी का, ये 16 आने जो है वो 1 रुपए के बराबर होते हैं, ठीक है जी, 16 आने 1 रुपए के बराबर होते हैं। वो ये कह रहा है कि अगर 2 आनाज पर रुपी ऑफ लैंड से कम हो, कि लैंड रेवेन्यू से जो लैंड रेवेन्यू आप दे रहे हैं उस, अगर फर्ज करें 1 रुपया लैंड रेवेन्यू है, तो उस 1 रुपया लैंड रेवेन्यू का जो है वो 2 आनाज जो है वो अगर बंदा उससे भी कम रेंट दे रहा है तो फिर क्या होगा, उसको बढ़ाया जा सकता है। अब पता नहीं ये बात आप समझे या नहीं, ये बड़ा ज़रूरी है कि सेक्शन 1A में क्या होता है, 16 आनों से 1 रुपया बनता है, और अगर 1 रुपया क्या है लैंड रेवेन्यू है, और उस 1 रुपये में का जो लैंड रेवेन्यू है, 1 रुपया लैंड रेवेन्यू है, हर 1 रुपए के अगेंस्ट आपको 2 आने जो है वो रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर 2 आने से भी कम है तो फिर उसको बढ़ा दिया जाएगा, ये कहने का मतलब है। अब आपको समझ आ गई होगी कि लैंड रेवेन्यू अगर 1 रुपए है तो 2 आने से कम जो है वो आपका रेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपने याद रखना है कि आना जो है वो 16 आनों से 1 रुपया बनता है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, फॉर टेनेंट्स ऑफ सेक्शन 51BCD, ए वालों के लिए कितने थे, 2 आने 1 रुपया के ऊपर आपने देने हैं। अब जो दूसरे टेनेंट्स हैं जो BCD क्लास से रिलेटेड हैं, द रेंट इज लेस देन 6 आनाज पर रुपी ऑफ लैंड, अगर उनका 1 रुपये लैंड रेवेन्यू पर 6 आना से कम रेंट है, ठीक है, तो फिर उनका क्या किया जाएगा, रेंट बढ़ा दिया जाएगा। अब आपने ये बात याद रखनी है कि 51A क्लास वालों का 2 आना पर रुपीज है और 51BCD वाली क्लास का 6 आना पर रुपीज है, ठीक है जी।
उसके बाद चलते हैं थर्ड कंडीशन, फॉर द टेनेंट ऑफ क्लास 6 आर दोज अंडर सेक्शन 8 occupancy established not by contract, the rent is less than per 12 आना पर रुपी ऑफ लैंड रेवेन्यू। मतलब अगर जो ये सेक्शन 8 के क्लास 8 के अंदर सेक्शन 8 के अंदर जो टेनेंट्स हैं उनसे अगर 12 आनाज 1 रुपये लैंड रेवेन्यू के अगेंस्ट 12 आनाज रेंट नहीं लिया जा रहा तो फिर भी इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये 3 सिचुएशन हो गई। पहली सिचुएशन क्या थी, 51A उसमें 2 आनाज पर रुपी, 51BCD उसमें 6 आनाज पर रुपी लैंड रेवेन्यू के हिसाब से लिया जाएगा, और अगर लिया जा रहा है तो उससे ज़्यादा कर दिया जाएगा। और जो सेक्शन क्लास 6 सेक्शन 8 है उसमें 12 आनाज पर रुपी से कम होगा तो उसको इन्हेंस किया जा सकता है। ये 3 सिचुएशन हो गई। अब चलते हैं आगे। In such cases, rent may be enhanced up to 2, 6 or 12 आनाज पर रुपी रिस्पेक्टिवली। मतलब है कि इन तीनों केसेस में अगर पहले केस के अंदर 2 आनाज थे, ठीक है, उससे अगर कम था तो 2 कर दिया जाएगा। दूसरी सिचुएशन में 6 आनाज उन्होंने पर रुपीस किया था, तो अब 6 आना से भी अगर कोई कम रेंट दे रहा है तो उसको 6 आना पे लेके आ जाएगा। इसी तरह तीसरी सिचुएशन में 12 आने जो थी वो लिमिट थी, अगर कोई 12 आने से कम 1 रुपये लैंड रेवेन्यू पे रेंट दे रहा है तो उसको भी इसी तरह बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है जी, ये तरीकाकार है। डिपेंडिंग ऑन द टेनेंट क्लॉज इन एडिशन टू द लैंड रेवेन्यू प्लस रेट्स प्लस सेसेस, ये लैंड रेवेन्यू रेट्स और सेसेस के बाद की बात है। मतलब ये कि लैंड रेवेन्यू प्लस रेट्स प्लस सेसेस इन तीनों को जमा किया जाएगा और फिर उसके अंदर ये 2 आने 6 आने और 12 आने भी जमा किए जाएंगे। फिर जो टोटल कॉस्ट बनेगी वो क्या होगी, रेंट कॉस्ट होगी। ये आपने याद रखना है। ठीक है जी, लैंड रेवेन्यू से ज़्यादा ही होनी चाहिए ना। लैंड रेवेन्यू तो अब गवर्नमेंट का टैक्स है, ठीक है, वो जो टैक्स है और लैंड रेवेन्यू तो गवर्नमेंट का टैक्स है। अब गवर्नमेंट का टैक्स जो है वो गवर्नमेंट का कोई उसके ऊपर हक थोड़ी ना। अब लैंड ऑनर जो है या लैंड लॉर्ड है वो उसकी तो बेचारे की ज़मीन यूज़ हो रही तो वो तो ज़्यादा ही लेगा ना। तो वो लैंड रेवेन्यू रेट्स या जितने भी टैक्सेस थे उनको जमा किया जाएगा, उसके अंदर ये वाले 2 आना 6 आना 12 आने भी जमा किए जाएंगे और फिर वो जो है वो रेंट उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। फॉर दिस सेक्शन मुकर्रर दार, अब मुकर्रर दार की बात करें, ये इधर स्पेलिंग मिस्टेक है। उसके लिए क्या करना है, फिक्स्ड रेंट होल्डर इज ट्रीटेड एज अ टेनेंट ऑफ सेक्शन 51A। जैसे जो है वो टेनेंट्स जो 51A हैं उनको ट्रीट किया गया है, ऐसे ही मुकर्रर दार को भी ट्रीट किया जाएगा। मतलब 2 आनाज पर रुपीज ऑफ लैंड। उसके बाद है 23 सेक्शन रिडक्शन ऑफ रेंट रेफर्ड इन सेक्शन 22। ये जो हमने पहले सेक्शन में सारा देखा कि रेंट कैसे इन्हेंस किया जाता है, अब रेंट डिक्रीज भी किया जा सकता है, रिडक्शन कैसे वो देखते हैं। इफ टेनेंट्स रेंट फ्रॉम सेक्शन 22 केसेस मे बी reduced if the productive power of the land decreases। कि अगर फ़र्ज़ करें एक प्रोडक्टिव पार्ट जो लैंड है वो पहले बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थी, अब कोई उसके ऊपर इशू आ गया, फ्लड आ गया या उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है, कोई भी इशू है जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी कम हुई है ड्यू टू द कॉज बियॉन्ड द टेनेंट्स कंट्रोल, और ये ऐसी वजह थी कि जो टेनेंट के कंट्रोल में नहीं थी, टेनेंट की वजह से उसकी जो है वो वैल्यू के अंदर या उसकी फर्टिलिटी के अंदर कमी नहीं आई, जर्नल प्रोविजन, तो फिर क्या होगा, उसको रिड्यूस भी किया जा सकता है रेंट को। ठीक है जी। General provisions relating to the suit for enhancement or reduction of rent। अब ये जो नीचे वाली प्रोविजंस हैं वो सूट्स के बारे में, केसेस हैं इन्हेंसमेंट या रिडक्शन के बारे में, जो जितने भी केसेस होंगे उनको डील करती हैं। इसमें 24 की बात करें तो इन्हेंसमेंट एंड रिडक्शन ऑफ रेंट बाय सूट, आप केस करके भी इन्हेंसमेंट या रिडक्शन करवा सकते। इन्हेंसमेंट हमेशा कौन करवाएगा, रेंट बढ़ाएगा कौन, लैंड ओनर, और कम करवाने की कोशिश कौन करेगा, जिसने देना है, जो कि टेनेंट है। A revenue court can on suit of either landlord और टेनेंट, रेवेन्यू कोर्ट जो है
जब भी कोई लैंडलॉर्ड या टेनेंट सूट करेगा, केस करेगा, तो रेवेन्यू कोर्ट उसका फैसला करेगा। इन्हेंस और रिड्यूस रेंट ऑफ एनी ऑक्यूपेंसी टेनेंट, तो किसी भी ऑक्यूपेंसी टेनेंट का जो रेंट है ये इन्हेंस भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है। ये किसके पास है? रेवेन्यू कोर्ट के पास। अब सब्जेक्ट टू द एक्ट प्रोविजंस, अब वो तरीकाकार जो है वो इस एक्ट के अंदर बताया जा रहा है। इफ अ टेनेंट्स रेंट वाज इनहेंस्ड अंडर द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1868, अगर किसी टेनेंट का जो रेंट है वो पहले ही, इससे पहले वाले जो टेनेंसी एक्ट था, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1868, उसके अंदर बढ़ा दिया गया था। A new suit for the enhancement cannot be filed for 5 years from the decree order। अब उस आर्डर के बाद जो है वो नया इन्हेंसमेंट के लिए आप जो केस है वो दायर नहीं कर सकते। ठीक है जी। अगर क्या हुआ है कि पंजाब टेनेंसी एक्ट 1868 के अंदर एक इन्हेंसमेंट दी गई थी, रेंट को ऑलरेडी बढ़ा दिया गया था, अब उस फैसला आने के बाद 5 साल तक आप क्या है कि नई इन्हेंसमेंट की जो है वो सूट उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। इसमें एक एक्सेप्शन है, इफ लैंड रेवेन्यू इंक्रीजेस ड्यू टू द रीअसेसमेंट। अगर गवर्नमेंट रीअसेसमेंट करती है स्टेट की और लैंड रेवेन्यू बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि लैंड रेवेन्यू बढ़ गया है तो अब रेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब लैंड रेवेन्यू बढ़ता है तो रेंट ऑटोमेटिकली बढ़ता है। हमने पढ़ा था ना कि लैंड रेवेन्यू, टैक्सेस और सेसेस, इन सब चीज़ों को जमा करके और उसके ऊपर फिर 2 आनाज, 3 आनाज, 6 आनाज लगेंगे। ठीक है, तो फिर तो रेंट बढ़ेगा, क्योंकि लैंड रेवेन्यू बढ़ गया तो फिर क्या होगा जी, फिर बढ़ सकता है रेंट उन 5 सालों के अंदर भी। उसके बाद है जी सब्जेक्ट टू अ सूट फॉर द इनहेंसमेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी रेंट कैन नॉट बी फाइल्ड इफ। अब सूट जो है वो नहीं फाइल किया जा सकता अगर विद इन लास्ट 10 ईयर्स हिज रेंट वाज कम्यूटेड, अगर आखिरी 10 सालों में उसका रेंट जो है उसकी टाइप चेंज की गई। कम्यूटेड का मतलब है जो उसकी टाइप है उसको चेंज किया, आर इनहेंस्ड या फिर उसको बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये अगर वो कम्यूट किया गया है या उसको बढ़ाया गया है तो 10 साल के अंदर आप उसके अंदर कोई चेंज नहीं ला सकते। उसके बाद विद इन लास्ट 10 ईयर्स अ डिक्री डिसमिस द सूट फॉर इनहेंसमेंट ऑन मेरिट्स, या फिर आपने पहले ही आखिरी 10 सालों में कहीं आपने कोशिश की है इनहेंसमेंट करवाने की, लेकिन कोर्ट ने उसके खिलाफ ऑर्डर दे दिए, तो अब आप 10 साल तक उसके खिलाफ दोबारा सूट नहीं कर सकते। एक्सेप्शन क्या है, इफ लैंड प्रीवियसली नॉट इरिगेटेड फ्लडेड हैज सिंस बिकम इरिगेटेड फ्लडेड अ न्यू सूट इज अलाउड। अगर फॉर एग्जांपल पहले कोई अनइरिगेटेड लैंड थी, अब वो क्या हो गई है, इरिगेटेड लैंड हो गई है, तो फिर आपको सूट करने की इजाजत है, फिर आप केस कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्शंस आपने याद रखनी है। उसके बाद है फॉर दिस सेक्शन मुकर्ररेदार शैल बी ट्रीटेड एज अ टेनेंट विद राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। अब मुकर्ररेदार पे भी वही जो है वो रूल्स लगेंगे जो ये ऊपर बयान किए गए हैं, और मुकर्ररदार को ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे टेनेंट राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वाला टेनेंट होता है। उसके बाद है जी 25 डिस्क्रिशन एज टू एक्सटेंट आर ऑफ इनहेंसमेंट आर रिडक्शन। वाइल डिसाइड करते हुए द कोर्ट मस्ट सेट रेंट फेयर एंड इक्विटेबल विद लीगल लिमिट्स। अब कोर्ट के पास ये हक है कि वो रेंट को फेयर और इक्विटेबल जो है लीगल लिमिट्स के अंदर सेट कर सकता है। बट रेंट नेवर लोअर देन द लैंड रेवेन्यू प्लस रेट्स प्लस सेसेस। अब ये कोर्ट भी अगर उसको करेगा ना, रेंट को चेंज करेगा, उसको इनहेंस या उसको रिड्यूस करेगा, तो वो लैंड रेवेन्यू और रेट्स और सेसेस इन सब को अगर जमा किया जाए तो इससे रेंट कम नहीं होना चाहिए, इससे रेंट ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है जी, चाहे वो 2 आना हो, 3 आना हो, 8 आना हो, वो जो हमने ऊपर पढ़ा 2 आना, 6 आना या फिर 12 आने। ठीक है जी, इससे कम नहीं हो सकता, ये आपने माइंड में रखना है, लैंड रेवेन्यू, रेट्स और सेसेस से कम। उसके बाद है 26 टाइम फॉर द इनहेंसमेंट और रिडक्शन टू टेक इफेक्ट। अब ये इनहेंसमेंट का ऑर्डर आ जाता है तो फिर कितनी देर में वो इनहेंसमेंट या रिडक्शन की जाएगी, कब की जाएगी वो देखते हैं। फॉर द इनहेंसमेंट डिग्री, अगर किसी के हक में रेंट को बढ़ाने का जो है वो हुक्मनामा जारी होता है,
अप्लाइज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट एग्रीकल्चरल ईयर। जो नेक्स्ट एग्रीकल्चरल ईयर स्टार्ट होगा तब से क्या होगा, इन्हेंसमेंट लागू होगी। ठीक है, इस एग्रीकल्चर ईयर में आपने वही रेंट लेना है जो पुराना था। एग्रीकल्चरल ईयर कब स्टार्ट होता है, 16 जून को, ये आपने याद रखना है। अनलेस कोर्ट डायरेक्ट्स अदरवाइज, अब ये कोर्ट के पास पावर है, अगर वो कोई आपको कहती है कि आपने पहले देना है तो फिर पहले देना होगा, या अगर वो कहती है कि 16 जून से भी बाद में देना तो फिर वो कोर्ट पे डिपेंड करता है। उसके बाद रिडक्शन, अगर कोई रेंट रिड्यूस किया जाता है फिर क्या होगा, द कोर्ट शैल स्पेसिफाई डेट इन डिक्री फ्रॉम विच इट अप्लाइज। उसके बाद अगर रिडक्शन होती है तो फिर एग्रीकल्चरल ईयर पे डिपेंड नहीं करेगा, फिर कोर्ट स्पेसिफाई कर देगी डेट को, जिस डेट के बाद क्या होगा, उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा रेंट को। ठीक है जी, तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। इन्हेंसमेंट जो है वो नेक्स्ट एग्रीकल्चरल ईयर से स्टार्ट होगी, और जो रिडक्शन है वो कब स्टार्ट होगी, जब कोर्ट हुक्म देगा। उसके बाद 27 है एडजस्टमेंट ऑफ रेंट्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये हम देखते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं ऑटोमेटिक जो रेंट्स है वो लैंड रेवेन्यू के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। मैंने आपको बताया ना कि ये लैंड रेवेन्यू, सेसेस, रेट्स, इनसे हमेशा ज़्यादा होना चाहिए रेंट। ठीक है, अगर लैंड रेवेन्यू बढ़ता है तो रेंट भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक चीज़ ये आपस में कनेक्टेड है ना, इनसे ज़्यादा रेंट होना चाहिए। अगर ये नहीं है कि फ़र्ज़ करें 10 रुपये जो था वो लैंड रेवेन्यू था और 10 रुपये 12 आने जो है वो रेंट था। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें लैंड रेवेन्यू 11 रुपये हो गया तो रेंट अब क्या हो गया, रेंट तो है 10 रुपये 12 आने, अब रेंट भी बढ़ेगा उसी हिसाब से। ठीक है, ये आपने याद रखना है। When the rent of tenancy is based on the whole or part of the land revenue, जब रेंट जो है टेनेंसी का वो बेस्ड है लैंड रेवेन्यू के ऊपर। ठीक है, किसी भी लैंड रेवेन्यू के पार्ट के ऊपर या उसके सारे हिस्से के ऊपर। ठीक है, whether or not with extra payment in money, kind or service, and later the land revenue of that area changes, then the revenue officer determine new land revenue amount or share that the tenant must pay as a rent for the tenancy। ठीक है जी, अगर हमने लैंड रेवेन्यू बढ़ाया है तो नया रेंट भी लेके आना पड़ेगा, और ये लैंड रेवेन्यू अगर बढ़ा है उसकी अमाउंट भी रेवेन्यू ऑफिसर तय करेगा, और जो नया रेंट है उसकी अमाउंट भी रेवेन्यू ऑफिसर तय करेगा, और फिर वो जो टेनेंट है उसने पे करनी है लैंड ओनर को, लैंडलॉर्ड को। If the extra payment mentioned in subsection 1 is in the form of a percentage based on the land revenue of the tenancy, अगर एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो बेस करती है लैंड रेवेन्यू ऑफ टेनेंसी पर, मतलब टेनेंसी के हिसाब से चेंज होगी, और रेट एंड सेसेस गवर्नमेंट टैक्सेस चेंजेबल ऑन इट आर बोथ, then the revenue officer will also change this additional amount whenever the land revenue or rates सेसेस चेंजेस। ठीक है जी, ये एडिशनल अमाउंट जो है वो रेंट के अंदर भी चेंज आ जाएगी। वही बात है जो मैंने आपको शुरू में समझा दी। द न्यू रेंट ऑफ द टेनेंसी विल इंक्लूड, अब जो टेनेंसी का नया रेंट आएगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। द अमाउंट्स रिकैलकुलेटेड, अब नई अमाउंट्स रिकैलकुलेट करेगा रेवेन्यू ऑफिसर, क्योंकि क्या हुआ है कि लैंड रेवेन्यू चेंज हुआ है तो अब ये चेंज होना ही था रेंट, तो नई अमाउंट्स होंगी उसके अंदर। सबसेक्शन 1 and 2 प्लस एनी प्रीवियसली पेएबल एडिशन अदर देन द वंस ऑलरेडी कवर्ड इन अंडर सबसेक्शन 2, या फिर कोई भी पहली एडिशन थी जो आपने करनी थी वो भी अब कर दी जाएगी। ठीक है जी। दिस रेंट विल रिमेन पेएबल अंटिल, अब ये रेंट आपने पे करना है जब तक देयर इज एन अदर चेंज इन द लैंड रेवेन्यू, जब तक लैंड रेवेन्यू के अंदर और कोई चेंज नहीं आ जाती तो अब ये जो रिकैलकुलेटेड है ये आपने पे करना है, और रेट्स एसेस इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती तो। द रेंट इज लीगली चेंज्ड थ्रू अ सूट अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत जो रेंट है वो लीगली चेंज होता है और सूट करना पड़ता है, आपको केस करके ये सारी चेंजेस करवानी पड़ती हैं। A rent change under this section is not considered as enhancement or reduction of rent under this act। अब ये आपने याद रखना है कि ये कोई enhancement of rent नहीं हुई,
ये जो रेंट है ये जो लैंडलॉर्ड है उसने नहीं बढ़ाया। इन्हेंसमेंट ऑफ रेंट तब होती है जब लैंडलॉर्ड क्या करता है, रेंट को बढ़ा लेता है। ये तो ऑटोमेटिक चेंज हुआ है ना कि लैंड रेवेन्यू चेंज हो गया। आपने क्या फार्मूला बनाया था कि लैंड रेंट जो है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए लैंड रेवेन्यू और सेसेस और बाकी तमाम टैक्सेस को अगर जमा किया जाए उस अमाउंट से हमेशा लैंड रेंट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब चूंकि ये चीज़ें बढ़ गई हैं तो रेंट उसको ज़्यादा करने के लिए क्या हुआ है, रेंट भी बढ़ाना पड़ गया। ठीक है, तो फिर इसको इन्हेंसमेंट के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखा। इन्हेंसमेंट और रिडक्शन ऑफ रेंट अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट के अंदर इन्हेंसमेंट या रिडक्शन बताई गई है उसके अंदर ये काउंट नहीं होगा। फॉर दिस सेक्शन मुकर्ररदार, ये थोड़ी सी मिस्टेक है तो ये आपने मुकर्ररदार इसको पढ़ना है। अ पर्सन होल्डिंग लैंड ऑन फिक्स टर्म्स शैल बी ट्रीटेड। अब ये मुकर्ररदार कौन होता है, जो लैंड को फिक्स टर्म्स के ऊपर उसने होल्ड किया हुआ होता है। शैल बी ट्रीटेड एज अ टेनेंट विद ऑक्यूपेंसी राइट, उसको उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे एक ऑक्यूपेंसी राइट्स वाला टेनेंट जो है उसको ट्रीट किया जा रहा है ऊपर, तो उसके ऊपर भी यही सेम लॉस जो है वो अप्लाई होंगे। उसके बाद 27A है एडजस्टमेंट ऑफ रेंट्स पेड बाय ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स इन अटक डिस्ट्रिक्ट। जो अटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स हैं उनकी एडजस्टमेंट कैसे होगी। स्पेशल प्रोविजन ओनली फॉर द अटक डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो लॉज है नीचे ये सिर्फ अटक डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए। इफ एनी ऑक्यूपेंसी टेनेंट इन अटक पेज रेंट होली पार्टली इन कैश, कोई भी अगर ऑक्यूपेंसी टेनेंट है अटक के अंदर और वो रेंट देता है कैश के अंदर, एंड द लैंड रेवेन्यू चेंजेस, और लैंड रेवेन्यू अगर चेंज हो जाता है, देन द रेवेन्यू ऑफिसर, फिर रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, हैविंग पावर अंडर सेक्शन 67 में थ्रू अ रिटन ऑर्डर, वो रिटन ऑर्डर जारी करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज द कैश रेंट, और वो उस कैश रेंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द लैंड रेवेन्यू और द कैश पोर्शन ऑफ इट, या इसका जो कैश पोर्शन है उसको। वेदर द रेंट वाज एग्रीड अपॉन बिटवीन पार्टीज आर द फिक्स्ड अदरवाइज, चाहे रेंट जो है वो एग्रीड अपॉन था लेकिन क्योंकि अब रेंट चेंज होना है लैंड रेवेन्यू के चेंज होने की वजह से, तो वो किया जा सकता है। एंड दिस कैन बी डन ऑन हिज ओन मोशन और ऑन आफ्टर रिक्वेस्ट फ्रॉम द टेनेंट और लैंडलॉर्ड। अब ये जो काम है ये खुद वो रेवेन्यू ऑफिसर खुद भी देखते हुए कर सकता है, या फिर अगर उसको एप्लीकेशन आई है रिडक्शन की टेनेंट ने दी है या इन्हेंसमेंट की किसने दे दी है जी, लैंडलॉर्ड ने, तो फिर उनकी जो एप्लीकेशन को फॉलो करते हुए वो ये काम इसको इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ये अटक वालों की बात हो रही। वाइल डिसाइडिंग हाउ मच टू इंक्रीज और रिड्यूस द रेंट, ये डिसाइड करना है कि कितना रेंट बढ़ाया जाए या कम किया जाए। द रेवेन्यू ऑफिसर कंसीडर ओनली 3 फैक्टर्स, रेवेन्यू ऑफिसर 3 फैक्टर्स को अपने माइंड में रखेगा और फिर उन फैक्टर्स की बुनियाद पे या फिर वो रेंट को बढ़ा देगा या कम कर देगा। अब ये फैक्टर्स कौन से, लैंड रेवेन्यू प्लस रेट सेसेस बिफोर चेंज, जो लैंड रेवेन्यू और रेट सेसेस हैं ये चेंज होने से पहले कितने थे, उसके बाद लैंड रेवेन्यू प्लस सेसेस आफ्टर चेंज, और अब आफ्टर जब जो चेंज हुए हैं तो अब कितने हो गए हैं। ठीक है, ये देखेगा कि पहले कितने थे अब कितने हो गए हैं ये सारे पैसे, और अब रेंट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग रेवेन्यू बिफोर एंड आफ्टर, अब कोई एक मेथड बताया जाएगा उसको, वो मेथड यूज करेगा इसके बिफोर और आफ्टर को सारा वो कैलकुलेशन करेगा और उसके बाद वो रेंट निकाल लेगा। थर्ड है जी, द रेंट फिक्स्ड अंडर दिस प्रोसेस विल रिमेन पेएबल अंटिल, अब इस प्रोसेस के नतीजे में जो रेंट फिक्स कर दिया जाएगा वो पेएबल हो जाएगा जब तक देयर इज अनदर चेंज इन द लैंड रेवेन्यू और रेट सेसेस, रेट सेसेस के अंदर अगर कोई और चेंज नहीं आती तो फिर क्या होगा कि तब तक ये आपने जो फिक्स कर दिया गया है इसको क्या करना है जी, पे करना है। द रेंट इज लीगली इनहेंस्ड और रिड्यूस्ड बाय अ कोर्ट अंडर दिस एक्ट, या फिर कोर्ट जो है वो किसी रेंट को बढ़ाता है या कम करता है तो उस कोर्ट के हिसाब से उसको चेंज किया जा सकता है, वरना आपने वही पेएबल करना है जो फैसला रेवेन्यू ऑफिसर ने दे दिया।
फॉर दिस सेक्शन अ मुकर्ररदार शैल आल्सो बी ट्रीटेड एज अ टेनेंट विद ऑक्यूपेंसी राइट। अब ये फिर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये मुकर्ररदार है, मुकर्ररदार को भी एज अ टेनेंट ही लिया जाएगा, उसके ऊपर भी वही रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट के ऊपर होते हैं। एनी रेंट चेंज अंडर दिस सेक्शन विल आल्सो नॉट काउंट एज एन इन्हेंसमेंट और रिडक्शन ऑफ रेंट। तो ये जो इस सेक्शन के अंदर जो भी चेंज हुई है वो भी जो है वो इन्हेंसमेंट रिडक्शन काउंट नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑटोमेटिक चेंज है, ये डिपेंड कर रही है लैंड रेवेन्यू और ये जो बाकी के टैक्सेस वगैरह हैं उनके ऊपर। ये इन्हेंसमेंट या रिडक्शन उस वक्त होती है जब लैंडलॉर्ड खुद जाके एप्लीकेशन देता है और उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है जी। ऑटोमेटिक नहीं होती, डिपेंडेंट नहीं होती, ये डिपेंडेंट की बात हो रही है जो लैंड रेवेन्यू और बाकी टैक्सेस के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है जी अल्टरनेशन ऑफ रेंट ऑन अल्टरनेशन ऑफ एरिया, कि अगर एरिया बढ़ा दिया गया फॉर एग्जांपल 10 एकड़ से 20 एकड़ कर दिया तो अब अल्टरनेशन ऑफ रेंट भी तो होगी, उसका रेंट भी तो बढ़ा दिया जाएगा। अगर एरिया कम कर दिया गया तो उसके बाद रेंट भी कम होगा। तो ये लॉजिकल सी बात है जो आपने माइंड में रखनी है। अब इसके आगे इसका तरीकाकार बताया गया। अल्टरनेशन ऑफ रेंट ऑन अल्टरनेशन ऑफ एरिया, अगर एरिया बढ़ाया जाता है तो रेंट कैसे बढ़ाया जाएगा। दिस सेक्शन डील्स विद इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ रेंट व्हेन द एरिया ऑफ द टेनेंसी चेंजेस। जब एरिया चेंज होता है तो उस रेंट को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। टेनेंट्स लायबिलिटी एंड इंटाइटलमेंट, टेनेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उसकी इंटाइटलमेंट, उसको जो ज़मीन दी जानी है उसके बारे में है। एडिशनल रेंट, अगर रेंट इंक्रीज होता है तो वो। उसके बाद टेनेंट्स मस्ट पे एक्स्ट्रा रेंट फॉर द लैंड फाउंड टू बी इन एक्सेस ऑफ द एरिया प्रीवियसली पेड। मतलब ये कि पहले उसके पास अगर 5 एकड़ था अब 6 एकड़ हो गया, तो अब जो 1 एकड़ एक्स्ट्रा हुआ है उसका एक्स्ट्रा रेंट उसने पे करना है। अनलेस द एक्सेस इज ड्यू टू द लैंड दैट ओरिजिनली बिलोंग टू द टेनेंसी। ये बात आपने याद रखनी है। अगर वो कहता है कि ये ऑलरेडी उसकी टेनेंसी में लैंड आती थी लेकिन वो यूज नहीं कर रहा था, ठीक है, एंड वाज अर्लियर लॉस्ट, या फिर वो लॉस्ट हो गई। डिलोवियन फॉर एग्जांपल रिवर टेकिंग लैंड ड्यू टू द चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, कि वो अगर ये कहता है कि ये लैंड ऑलरेडी उसके पास थी पहले और क्या हुआ कि रिवर की वजह से जो जब ये दरिया आते हैं ना, ये अपने साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी ले आते हैं, तो उस रिवर वो दरिया उसकी मिट्टी को छोड़े, वो दरिया आ गया था उसकी ज़मीन के ऊपर, ठीक है। अब वो दरिया आया था तो दरिया के पानी की ज़्यादा होने की वजह से वो लॉस्ट हो गया था 1 एकड़। अब वो दरिया वापस ज़रा नीचे चला गया और उसने वहाँ पे मट्टी शट्टी छोड़ दिया, तो अब वो दोबारा ज़मीन जो है वो रिकवर हो गई है, तो इसकी वो पैसे एक्स्ट्रा नहीं देगा क्योंकि वो ऑलरेडी टेनेंसी के अंदर शामिल थी। विदाउट रेंट रिडक्शन बीइंग गिवन एट दैट टाइम, उसके बाद कोई ऐसा जो है वो रेंट रिडक्शन भी उसको नहीं दिया गया था जब वो ज़मीन लॉस्ट हुई थी, तो अब वो उसके ऊपर इन्हेंसमेंट भी नहीं लगेगी। उसके बाद है जी अबेटमेंट ऑफ रेंट, रेंट की डिक्रीज या उसको ख़त्म करना, ये तरीका का। द टेनेंट इज entitled to reduction of rent for any deficiency in area compared to what rent was previously paid for. For example, उसका जो कोई एरिया है उसके अंदर कहीं पे डिफेक्ट आ गया है, कोई फ्लड आने की वजह से वहाँ की ज़मीन ख़राब हो गई है, इनफर्टिलिटी हो गई, कोई भी इशू हो गया, तो उस पे उसको कंपनसेशन दी जाएगी। उसका जो रेंट है उस डेफिशिएंसी की वजह से क्या किया जाएगा, कम किया जा सकता है। Unless the deficiency is due to the loss of land, अगर लॉस ऑफ लैंड की वजह से डेफिशिएंसी है, that was earlier gained by alluvion river giving land due to its changing course without rent being increased then, कि अगर कोई ज़मीन ऐसी है कि पहले ज़मीन जो है वो दरिया ने आपको दे दी थी, दरिया का पानी कम हो गया था और आपसे कोई इन्हेंसमेंट नहीं की गई थी, तो अब रिडक्शन भी नहीं की जाएगी, ठीक है। मतलब जो ऊपर वाला हमने सेक्शन पढ़ा है ये उसके उल्ट है। हाउ द कोर्ट डिटरमिन द एरिया फॉर विच द रेंट हैज़ बीन पेड। अब ये कोर्ट कैसे डिटरमिन करेगा उस एरिया को जिसके लिए रेंट जो है वो पे किया गया है। द कोर्ट मस्ट कंसीडर, कोर्ट कंसीडर करेगा ओरिजिन एंड कंडीशंस ऑफ
occupancy. For example, whether rent was fixed in gross or per area. वो उस occupancy की origins और उसकी conditions ये सारी चेक करेगा कि ये रेंट जो है वो फिक्स्ड ग्रॉस में दिया जा रहा है या पर एरिया में दिया जा रहा है या कैसे किस तरीके से ये रेंट पे किया जा रहा है, उसको देखेगा कोर्ट. वेदर एक्स्ट्रा लैंड वाज अलाउड टू बी हेल्ड विद द लैंडलॉर्ड्स नॉलेज, और जो एक्स्ट्रा जो लैंड है वो लैंडलॉर्ड की मर्जी से अलाउ उसकी इजाज़त से क्या की गई है, दी गई है. आर इन एक्सचेंज फॉर हायर रेंट, ताकि इन एक्सचेंज ताकि उसकी वो हायर रेंट ले सके. उसके बाद है जी द लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच नो डिस्प्यूट एग्जिस्टेड एज टू रेंट आर एरिया. अब कोर्ट ने तीसरी चीज़ क्या चेक करनी है कि टाइम देखना है कि अगर 20 साल तक उस पर कोई पहले डिस्प्यूट नहीं रहा तो अब क्यों हो गया, ठीक है, वो 10 साल तक नहीं रहा तो अब क्यों हुआ, तो ये उसका टाइम पीरियड भी देखेगा. When increasing or decreasing rent under this section, the court must, जब भी increasing और decreasing होगी कोर्ट क्या करेगा, adjust the rent to the level that is fair and equitable, उस रेंट को adjust कर देगा जहाँ पे वो मुनासिब होगा. clearly mention in his decree, अपने हुक्मनामे में वो clearly mention करेगा the date from which the change, addition or abatement will take effect, कि वो जो रेंट है वो कब से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये उसके हुक्मनामे के अंदर क्लियरली लिखा हुआ होगा. एनी इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ रेंट मेड अंडर दिस सेक्शन विल नॉट बी कंसीडर्ड एज इन्हेंसमेंट, और अगर ये कोर्ट इंक्रीज डिक्रीज करता है तो इसको इन्हेंसमेंट और रिडक्शन जो है वो करार नहीं दिया जाएगा. ऑफ रेंट एज दोज टर्म्स आर यूज्ड एज वेयर इन दिस एक्ट, ठीक है, जो भी टर्म्स इन्हेंसमेंट या रिडक्शन से रिलेटेड इसमें यूज हुई हैं वो नहीं होगा. ठीक है जी, मतलब कहने का ये है कि रिडक्शन और इन्हेंसमेंट 2-3 चीज़ों पे जो है वो अप्लाई नहीं होती. फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने लैंड जो है वो कोर्ट की डिक्री से ली है, कोर्ट की डिक्री से लैंड रेंट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो फिर भी वो इन्हेंसमेंट रिडक्शन नहीं कहलाएगा. या फिर वो जो ऑटोमेटिक हमने ऊपर देखा था कि ऑटोमेटिकली लैंड रेवेन्यू के बढ़ने से रेंट बढ़ा है, तो फिर भी क्या होगा, वो इन्हेंसमेंट या रिडक्शन नहीं कहलाएगी. दिस मीन्स इट इज़ ओनली एन एडजस्टमेंट ड्यू टू द चेंज इन द लैंड एरिया. ये लैंड एरिया की वजह से एडजस्टमेंट है. ठीक है, ये कोई ज़मीन का एक एरिया 10 एकड़ था, उस पे अगर रेंट बढ़ाया गया है बगैर किसी वजह से, तो वो इन्हेंसमेंट कहलाती है. ठीक है, तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है. नॉट अ फॉर्मल इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द रेंट. तो यहाँ तक हमने ये देखा कि जो ज़मीन है उसकी इन्हेंसमेंट और रिडक्शन कब होती है, जब उसके अंदर कोई एक ज़मीन अनइरीगेटेड थी, अब वो इरीगेटेड हो गई तो इन्हेंसमेंट की जाएगी. ठीक है, अगर वो इरीगेटेड थी अनइरीगेटेड हो गई तो रिडक्शन की जाएगी. और इसके अंदर अब फिर आगे हमने डिटेल में ये पढ़ा कि जब भी ज़मीन के जो पैसे हैं या जो रेंट है वो क्या किया जाता है, वो इंक्रीज होता है लैंड रेवेन्यू के साथ, तो उसको इन्हेंसमेंट करार नहीं किया. अच्छा, इन्हेंसमेंट बेसिकली होता है रेंट का इंक्रीज होना. अगर वो लैंड रेवेन्यू की वजह से इंक्रीज हुआ है तो वो फिर इन्हेंसमेंट नहीं होगी. अगर लैंड रेवेन्यू के डिक्रीज होने की वजह से डिक्रीज हुआ तो फिर भी इन्हेंसमेंट नहीं होगी. अगर कोर्ट की डिक्री से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है फिर भी जो रेंट है उसके अंदर इन्हेंसमेंट वो काउंट नहीं होगी. ठीक है जी, क्योंकि उसके ग्राउंड्स डिफरेंट है ना. उसका ग्राउंड जो है वो इरिगेटेड या अनइरिगेटेड फैसिलिटीज़ पे जो ग्राउंड नहीं बनाया गया, वो ग्राउंड है लैंड रेवेन्यू और लैंड ये जो चेंज इन द लैंड एरिया के चेंज होने की वजह से वो डिक्री आई है, तो इसलिए उसको इन्हेंसमेंट करार नहीं दिया जा सकता. आई होप कि यहाँ तक आपको ये बात जो है वो क्लियर हो गई होगी. उसके बाद है जी रिमिशन. रिमिशन का मतलब होता है छोड़ देना. ठीक है, किसी भी ज़मीन के पार्ट को रिमिट करना, छोड़ देना. ऑफ कोर्ट बाय कोर्ट्स डिक्रीइंग अरेयार्स. अब ये क्या चीज़ है, इसको देखते हैं. व्हेन अ कोर्ट डिक्रीज, जब एक कोर्ट हुक्म देता है अरेयार्स ऑफ रेंट के जो रेंट हैं उसके वाजबात जो है वो पूरे किए जाएं, इट मे अलाउ रिमिशन पार्शल वेवर. रिमिशन क्या है कि
किसी भी ज़मीन का कुछ हिस्सा या भी कुछ रेंट जो है वो छोड़ा जा सकता। इफ़ एरिया ऑफ टेनेंसी हैज़ डिमिनिश्ड, अगर जो टेनेंसी का कुछ एरिया है वो क्या हुआ है, डिमिनिश हो गया है, वो ख़राब हो गया है, वो ख़त्म हो गया है, उस पर पानी ने कब्जा, पानी आ गया, दरियाई इलाके के करीब था, पानी उस पर चढ़ा है, बाई डिलूवियन आर इरोजन आर प्रोड्यूस हैज़ फॉलन ड्यू टू द नेचुरल क्लेमिटी, या फिर कोई ऐसे तूफ़ान आए हैं, बारिशें आई हैं जिसकी वजह से जो है वो प्रोड्यूस तबाह हो गई है, फिर क्या किया जा सकता है जी, फिर उसका कुछ हिस्सा जो है वो रेंट का क्या किया जा सकता है, रिमिट किया जा सकता है, उसको रिमिशन दे सकता है कोर्ट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल ड्रॉट, हेल या सैंड डिपॉजिट्स, ऐसा कुछ भी होता है जिससे ज़मीन की जो नेचुरल क्लेमिटी है उसकी वजह से प्रोड्यूस पैदावार ख़राब होती है। द कोर्ट मस्ट ऑब्टेन प्रीवियस सेक्शन ऑफ द कलेक्टर, कोर्ट जो है वो कलेक्टर की जो है वो इजाज़त लेगा। बिफोर अलोइंग रिमिशन, कोई भी रिमिशन देने से पहले उसके ऊपर जो कलेक्टर है उसकी इजाज़त लेना ज़रूरी है। द रिमिशन मस्ट बी जस्ट एंड इक्विटेबल इन व्यू ऑफ द हार्डशिप कास्ट, तो ये जो रिमिशन है ये जो है वो जस्ट होनी चाहिए, इंसाफ पे मबनी होनी चाहिए, और उस जो फॉर एग्जांपल वो जो किसान बेचारा टेनेंट है जिसने इतनी मेहनत की है और उसकी जो फसल है वो तबाह हो गई है, तो अब उस पे उसका कसूर तो नहीं है ना, तो उस हिसाब से उसके जो कोर्ट है वो उस पे रिमिशन लेके देगा, उसके ऊपर कुछ वेवर लेके देगा, उसको माफ़ी उसके रेंट के अंदर जो है वो कम करने की कोशिश करेगा। उसके बाद है जी रिमिशन एंड सस्पेंशन। रिमिशन का मतलब है कि किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी पार्ट को, और सस्पेंशन का मतलब है आर्जी तौर पर सस्पेंड करना, फिर उसके बाद वो दोबारा लग जाएगा। ऑफ रेंट कॉन्सिक्वेंट ऑन लाइक ट्रीटमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब ये क्या चीज़ है, व्हेन द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, जब लैंड रेवेन्यू की पेमेंट होली और पार्टली फॉर एनी लैंड इज रिमिटेड, मतलब ये कि लैंड रेवेन्यू की पेमेंट अगर छोड़ दी जाती है, सारी छोड़ दी जाती है या कुछ उसका हिस्सा, आर सस्पेंड या उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, आर रेवेन्यू ऑफिसर में। अब हमने पढ़ा था ना कि जब लैंड रेवेन्यू बढ़ रहा है तो फिर क्या हो रहा था, रेंट भी बढ़ रहा था, लैंड रेवेन्यू कम हो रहा है, रेंट भी कम हो रहा था वो टैक्सेस वगैरह के साथ। तो अब ये वो कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट जो है या रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो किसी को लैंड रेवेन्यू बिल्कुल माफ़ ही कर देता है, छोड़ देता है, या फिर सस्पेंड कर देता है, कुछ अरसे के लिए वो लैंड रेवेन्यू नहीं देता, तो फिर रेंट का क्या होगा। फिर रेवेन्यू ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी है कि वो आर्डर आर रिमिशन आर सस्पेंशन ऑफ द रेंट, कि वो रेंट की सस्पेंशन या उसकी रिमिशन उसको भी छोड़ने के आर्डर पेश कर सकता है। इन द सेम प्रपोर्शन एज द रिमिशन और सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, जैसा कि जो लैंड रेवेन्यू के अंदर रिमिशन या सस्पेंशन दी गई है, उसको कंपनसेशन दी गई है किसान को, उसी तरह की जो है वो आप रेंट जो है उसके ऊपर भी कंपनसेशन जो लैंड रेवेन्यू है वो आर्डर दे सकता है। इफ़ द रेंट इज़ पेबल इन कैश आर फिक्स्ड काइंड प्रोड्यूस, अगर रेंट जो है वो कैश या फिक्स काइंड प्रोड्यूस के ऊपर मबनी है, सर्विस नहीं है, तो फिर ये जो है वो कंडीशन अप्लाई की जा सकती है। प्रोवाइडेड दैट फॉर एन ऑक्यूपेंसी टेनेंट, एक ऑक्यूपेंसी टेनेंट जो है, दिस रिमिशन और सस्पेंशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू विल ऑटोमेटिकली कैरी प्रपोर्शनेट रिमिशन और सस्पेंशन ऑन रेंट ऑफ रेंट। ठीक है जी। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही लैंड रेवेन्यू के अंदर आपको रिमिशन और सस्पेंशन मिल रही है, रेंट के ऊपर भी आपको रिमिशन और सस्पेंशन मिल जाएगी। अनलेस अ रेवेन्यू ऑफिसर इशूज अ रिटन ऑर्डर सेइंग अदरवाइज, या फिर अगर रेवेन्यू ऑफिसर कोई और ऑर्डर देना चाहता है तो वो दे सकता है। व्हेन द पेमेंट ऑफ द रेंट इज सस्पेंडेड, अगर जो रेंट की पेमेंट है वो सस्पेंड कर दी जाती है, उसको आर्जी तौर पर रोक दिया जाता है, इट विल रिमेन सस्पेंडेड अनलेट द कलेक्टर अनटिल द कलेक्टर, ये उस वक्त तक ही सस्पेंडेड रहेगी जब तक जो कलेक्टर आर्डर नहीं कर देता द लैंड रेवेन्यू टू बी रियलाइज्ड कलेक्टेड अगेन। अब ये जो रेंट है ये सस्पेंड हो गया है या रिमिट हो गया है, ये अब उस वक्त तक दोबारा नहीं लिया जा सकता जब तक कलेक्टर जो है वो लैंड रेवेन्यू नहीं लेता।
अब आपने ये रिलेशन समझ रहे हैं कि जब भी लैंड रेवेन्यू इंक्रीज होता था तो रेंट इंक्रीज हो जाता था, लैंड रेवेन्यू डिक्रीज होता था, रेंट डिक्रीज हो जाता था। अब लैंड रेवेन्यू अगर सस्पेंड हो गया तो फिर रेंट भी सस्पेंड होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो लैंड रेवेन्यू नहीं ले रही, तो अब जो लैंड लॉर्ड है उसको रेंट भी नहीं मिलेगा, ठीक है जी। ये किसान को स्पेशल जो है वो फेवर दी गई है। Any order passed under subsection 1 cannot be challenged in the any court through a suit। अब ये जो ऑर्डर्स पास हुए हैं रिमिशन के या फिर सस्पेंशन के, ये ऑर्डर्स जो हैं वो किसी भी कोर्ट के अंदर आप चैलेंज नहीं कर सकते, इनके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। उसके बाद है जी नो सूट कैन बी फाइल्ड टू रिकवर। अब ये आप केस नहीं कर सकते रिकवर करने के लिए। एनी रेंट दैट हैज़ बीन रिमिटेड, कोई भी रेंट जो रिमिट किसी को छोड़ दिया गया था उसको हासिल करने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। और एनी रेंट फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच पेमेंट इज सस्पेंडेड, या फिर जो भी सस्पेंड के दौरान पेमेंट बनती थी रेंट की, वो सस्पेंशन वाला रेंट के खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। When the rent payment is suspended, जब रेंट पेमेंट जो है टेम्परेरली रोक दी जाती है, किसी से नहीं ली जाती, that suspension period will be excluded while calculating the limitation period, the legal time limit। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास जो है वो टेनेंसी 6 साल के लिए थी और उसके अंदर 6 महीने क्या हुआ है कि उसका सस्पेंड कर दिया गया टाइम पीरियड, तो अब 6 महीने उसको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। मतलब अब उसकी टेनेंसी कितनी हो गई, 6 साल 6 महीने, वो उस टेनेंसी के अंदर काउंट नहीं होगी। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर फाइलिंग अ रेंट रिकवरी सूट, जब रेंट रिकवरी सूट की बात आएगी तो वो उसके अंदर शामिल नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ आ लैंडलॉर्ड कलेक्ट्स रेंट, अगर लैंडलॉर्ड जो है वो रेंट कलेक्ट कर लेता है किसके दौरान, अगर किसी को रिमिशन मिली हुई थी और सस्पेंशन मिली हुई थी, लैंडलॉर्ड फिर भी जाके उसके ऊपर जो है रोब शोप डाल के उससे पैसे ले लेता है फ्रॉम द टेनेंट ड्यूरिंग रिमिशन और सस्पेंशन, देन द रेवेन्यू ऑफिसर फिर उसके ऊपर एक्शन लेगा, मे रिकवर फ्रॉम द लैंडलॉर्ड द अमाउंट और द वैल्यू ऑफ द रेंट कलेक्टेड, जितनी भी उसने उस टेनेंट से जो रकम ली है वो रेवेन्यू ऑफिसर उसको रिकलेक्ट कर लेगा, अपने पास ले जाएगा। इम्पोज एन एडिशनल पेनल्टी, और उसके ऊपर फाइन लगेगा अप टू द सेम अमाउंट और द वैल्यू, एंड रिफंड द रेंट टू द टेनेंट, और उसके ऊपर पेनल्टी जो है वो उतनी ही लग सकती है जितनी उसने उस टेनेंट से जो है वो रिमिशन और सस्पेंशन के दौरान जाके कलेक्ट कर ली थी, और वो जो अमाउंट रेवेन्यू ऑफिसर ने उससे ली है लैंडलॉर्ड से वो वापस टेनेंट को कर दी जाएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद 6 है द रूल्स ऑफ रिमिशन और सस्पेंशन ऑफ द रेंट शैल आल्सो अप्लाई एज फार एज पॉसिबल टू द लैंड्स वेयर, ये रिमिशन और सस्पेंशन के रूल्स जो हैं वो अप्लाई होंगे। द लैंड रेवेन्यू हैज़ बीन रिलीज, जहाँ पे लैंड रेवेन्यू को कम कर दिया गया, छोड़ दिया गया, कंपाउंडेड या इकट्ठा ले लिया गया, आर रिडीम्ड, या फिर क्या किया गया है कि उसको रिडीम कर लिया गया, उसको जो है वो लमसम में लेने का ये भी एक तरीकाकार है। एंड इफ इन ओपिनियन ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर, अगर ये रेवेन्यू ऑफिसर समझता है इट वुड हैव बीन रिमिटेड और सस्पेंडेड, कि ये जो है वो रिमिट किया जाना चाहिए, छोड़ दिया जाना चाहिए या सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए, हैड द रेवेन्यू नॉट बीन रिलीज्ड और रिडीम्ड, कि जो रेवेन्यू जो है वो अभी छोड़ा नहीं गया था, रिडीम नहीं किया गया था उसको, तो फिर क्या होता है कि उसको जो है वो सस्पेंड समझा जाएगा। एनी अमाउंट और पेनल्टी ऑर्डर्ड फॉर रिकवरी, कोई भी अमाउंट या कोई भी पेनल्टी जो रिकवरी के लिए अंडर सब सेक्शन 5 शैल बी रिकवर्ड बाय द कलेक्टर एज इफ इट वर एन अरेयर ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब ये जो जितने भी पैसे, अब फॉर एग्जांपल ये क्या कह रहा है कि जो लैंड रेवेन्यू ने रिमिशन के दौरान या सस्पेंशन के दौरान जाके रेंट कलेक्ट कर लिया था, अब उसके ऊपर जो भी पेनल्टी लगनी है, जो भी कॉस्ट आई है, उसको जो रेवेन्यू ऑफिसर ने जाके लैंड लॉर्ड से ये पैसे निकलवाए हैं, वो सारे कौन पे करेगा, वो लैंडलॉर्ड पे करेगा, और उसको अरेयर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पे डील किया जाएगा। ठीक है जी, ये डील का प्रोसेस हमने सारा लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है जी डिपॉजिट्स का, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।
आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और जो कोई मेरे से गलती हुई हो उसके लिए माजरत है। और थैंक यू वेरी मच। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।